हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। क्या होता है ब्लड प्रेशर, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसे किस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश साहू, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल लाइफस्टाइल डिजीज एंड माइंड मेडिसिन एक्सपर्ट। आई एम हेल्पिंग द पीपल टू अवेकन देयर सेल्फ फीलिंग पावर नेचुरली। बात अगर हम करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर होता क्या है। इसे समझने के लिए हमको ये समझना है कि जो हमारा हार्ट है ना, वो क्या करता है, पंप करता है और पंप करके प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर की वजह से ही ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट हिस्से में पहुंच पाता है। अब सपोज मानिए कि ब्लड जो हमारे हार्ट है उसको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है, ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है ब्लड को डिफरेंट हिस्से तक पहुँचाने के लिए, तो इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्यों हार्ट को ऐसा करना पड़ता है, तो ये हम जानेंगे वीडियो के लेटर पार्ट में। अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर हो सकता है मुझे। तो इसके सबसे पहले सिम्टम्स में ये होता है कि लेथार्जी होने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वीकनेस फील हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है। तो ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, तो उसको आप चेक करा सकते हैं। अब इसमें हमको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो जनरली हमको ये बताया जाता है कि 120/80 इज़ अ नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। बट इसमें आप एक बात समझना कि अब वैसे तो बहुत सारे अपने अपने डिफरेंट रिसर्चेस होते हैं, बहुत सारे रिसर्च मैनिपुलेटिव भी होते हैं, बिकॉज इसमें जो रिसर्च होते हैं उस पर जो हमारी फार्मा कंपनीज़ होती है ना, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है उस पर। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं ब्लड के, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो उसको अगर आपको ऑथेंटिक वे में जानना है कि एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर होता कितना है, तो उसके लिए आप कोक्रेन कोलैबोरेशन पे जा सकते हैं। कोक्रेन कोलैबोरेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे बहुत ज़्यादा फार्मा की फंडिंग नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट वे में अपने रिसर्चेस करता है और उसके मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस जो हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके हिसाब से 160/100 अगर ब्लड प्रेशर है आपका, और उस पर भी दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, दो सिचुएशंस, कि आपने रेंडमली चेक किया 160/100 है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इसको एक बॉर्डर लाइन की तरह यूज़ कर सकते हो कि हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। फिर आप उसको एक काम करिए कि उसको आप मॉर्निंग में चेक करिए, आफ्टरनून में चेक कीजिए, इवनिंग में चेक कीजिए, नेक्स्ट डे चेक कीजिए, उसके नेक्स्ट डे चेक कीजिए। अगर 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली 160/100 ही है तो फिर आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। फिर भी आप उसको अपने सिम्टम से मैच कीजिएगा, बिकॉज होता क्या है कि ब्लड प्रेशर कभी भी कोई एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है। हर किसी की फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, बायोकेमिस्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो अगर हम इस लेवल पे देखेंगे तो हर किसी की बीपी एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। बॉडी उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करती रहती है। अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो फिर आप उसको वरी करने की ज़रूरत है कि हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। तो ये तो थे ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, बिकॉज जब तक आप कारण को नहीं समझोगे ना, तब तक आप इसके रियल सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ पाओगे कि इसका रियल सॉल्यूशन हो क्या सकता है। इसके पीछे 3 कारण होते हैं ब्लड प्रेशर के पीछे। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो खुद ही ब्लड प्रेशर को क्रिएट करता है। दूसरा कारण है कि अगर हमारी जो ब्लड की डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब ये समझिए कि जो ब्लड की एक थिकनेस है वो जितना गाढ़ा होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और तीसरा कारण होता है कि अगर ब्लॉकेजेस आ जाए हमारी आर्टरीज़ में तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। पहले अगर हम माइंड की बात करें कि माइंड किस तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो आजकल के इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहने लग गए हैं। और उस स्ट्रेस में रहने की वजह से होता क्या है कि जब हम ज़्यादा देर तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, और जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाता है। अगर वो कभी कभी टेम्परेरी बढ़ गया, सपोज़ आपने कुछ डेंजर देखा, आपने सांप देख लिया, स्नेक देख लिया, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ गया, ठीक था, बिकॉज वहाँ पे बढ़ना ज़रूरी था ताकि आप अपने आप को सेव कर पाएँ, या तो वहाँ से भाग पाएँ या उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो दोनों सिचुएशंस के लिए आपको बीपी बढ़ना ज़रूरी था। बट अगर वो स्ट्रेस कंटिन्यूसली रहे, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस मोड में हो, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर और उसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो कंटिन्यूसली रेज्ड रहता है। तो ये था माइंड जो बीपी को बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहा था। दूसरी जो बात हमने की थी कि जो ब्लड की डेंसिटी है, ब्लड की जो गाढ़ापन है, अगर वो ज़्यादा हो जाए एक लिमिट से, तो उसकी वजह से
ब्लड जो है हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। होता क्यों है ऐसा? बिकॉज हमारे जो हार्ट है, जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा उस हार्ट ब्लड को बॉडी के डिफरेंट हिस्से तक पहुंचाने के लिए। और जब हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा प्रेशर से पंप करेगा, तो उसकी वजह से डेफिनेटली वो ज़्यादा तेज़ धड़केगा, ज़्यादा प्रेशर से धड़केगा और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये होता है सेकंड, जो ब्लड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा जो है कारण इसका वह है ब्लॉकेज। तो आप इसको समझिए कि एक पाइपलाइन है जिसमें से ब्लड का वाटर फ्लो हो रहा है और आपने उसको बीच से दबा दिया थोड़ा सा, तो क्या होता है, आपने देखेंगे कि वाटर जो है उसका प्रेशर बढ़ जाता है आगे की तरफ। तो उसी तरीके से अगर हमारे आर्टरीज़ में कहीं पर भी ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज की वजह से उसका होता क्या है कि एक टनल है जिसमें से ब्लड का फ्लो हो रहा था, और अगर वो टनल ब्लॉकेज की वजह से आधा कप्चर हो गया, 40% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाइक हो जाता है। तो ये 3 मेजर कॉज थे ब्लड प्रेशर के पीछे। अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहे, कंटिन्यूसली बढ़ा रहे, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारी बॉडी में। तो उसको समझेंगे कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ा होता है तो सबसे पहले तो वो एक हेडेक क्रिएट करता है, लेटर स्टेज में जाके फिर उसकी वजह से स्ट्रोक भी आ सकता है। अगर ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हमारी किडनी जो होती हैं, उसकी जो आर्टरीज़ होती हैं, उसकी जो वेन्स होती हैं, वो बहुत पतली पतली होती हैं, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो उस बिकॉज वो बहुत पतली आर्टरीज़ होती हैं, तो उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से वो आर्टरी पे लोड बढ़ता है, और लोड की वजह से फिर वो कहीं ना कहीं जाके किडनी फेलियर आगे कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आई की प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज अगेन आई की जो आर्टरीज़ होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं। अगर प्रेशर बढ़ जाए तो उसकी वजह से वो आर्टरीज़ डैमेज होती हैं और आई की अपनी फंक्शनिंग में इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो ये बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर बीपी बढ़ा हुआ है कंटिन्यूसली। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले जो इसके मेन कॉज हैं, मैंने 3 मेन कॉज बताए थे कि माइंड का अपना रोल होता है, सेकंड जो रोल होता है वो होता है ब्लड की डेंसिटी का, और थर्ड कॉज जो होता है वो होता है ब्लॉकेज का। बीपी के पीछे ये तीनों कॉज इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी का माइंड बिल्कुल पीसफुल है, काम है और उसको ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो है, तो हम तीनों कारण को एक साथ जब अलाइन कर देते हैं तो हम इसके रियल सॉल्यूशन को तक पहुंच पाते हैं। तो माइंड वाले फैक्टर को हम किस तरीके से डील करते हैं, तो ये समझिए कि माइंड में हो क्या रहा था कि स्ट्रेस फैक्टर काम कर रहा था। हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेस मोड में था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बिकॉज जब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझोगे ना, आप इसके रियल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे कि माइंड वाले फैक्टर को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली माइंड होता क्या है। माइंड की अगर हम बात करें तो आप ये बोल सकते हो ना कि हमारे जो माइंड है वो थॉट्स की फैक्ट्री है। एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं। माइंड में होता क्या है, और थॉट्स ही तो आते हैं एक के बाद एक। तो आप ये समझिए कि क्वांटम साइंस जो कि एक माइंड की ही पूरी साइंस है, तो साइंस ने ये प्रूव किया है कि इन एवरी सिंगल मिनट एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मल है, हेल्दी है, उसके माइंड में 40 to 50 थॉट्स पर मिनट आते हैं। ये हमारे एक नॉर्मल बंदे की बात हो रही थी। बट अगर ये थॉट्स, नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ के हो जाएं 50 to 80 थॉट्स पर मिनट, तो क्या होगा? दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। जो हम बात कर रहे थे ना, माइंड स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, और उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो माइंड में जब नंबर ऑफ थॉट्स ज़्यादा होते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा होते हैं, नेचुरल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से माइंड में एंग्जाइटी बढ़ती है, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। अब अगर ये नंबर बढ़ के हो जाए 80 to 150 थॉट्स पर मिनट, तो क्या होगा? जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ थॉट्स बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा माइंड जो है वो प्रॉब्लम में जाता जाएगा, आगे चल के वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से माइंड में स्ट्रेस का क्या मतलब होता है। स्ट्रेस का एक ही मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ़ थॉट्स बढ़ गई हैं। नंबर ऑफ़ थॉट्स बढ़ गई हैं तो उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। अगर हम इसके पीछे कारण ढूंढेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है कि उसके नंबर ऑफ़ थॉट्स बढ़ जाते हैं, तो उसको आप ये समझिए कि माइंड को आप क्या फीड कराते हो। माइंड को क्या चाहिए? हमारे 2 कंपोजिशन है, माइंड एंड बॉडी। 2 ही कंपोजिशन है। बॉडी को हम फूड से फीड कराते हैं, यही तो होता है ना, बॉडी के अंदर हम फूड डाल रहे होते हैं जिससे ये फीड होता है हमारी फिजिकल बॉडी। माइंड को की क्या फीडिंग है, उसको क्या चाहिए? तो इसका आंसर है कि कभी आपने सोचा है कि क्यों हमको नींद लेने की ज़रूरत पड़ती है?
अगर आपको ऐसा लगता है कि जो एनर्जी है वो फूड से आती है, जो आपने खाया है उससे आती है, तो आप एक काम करो कि एक दिन नींद मत लीजिए, सोइए मत। आप देखेंगे कि जो आपने फूड लिया है ना वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फूड को भी डाइजेस्ट करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्लीप से रिलेटेड है। तो होता क्या है कि कॉस्मिक एनर्जी होती है, जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, वाइटल फोर्स भी कहते हैं, प्राण शक्ति भी कहते हैं, प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, जी भी कहते हैं, की भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं इसके। ये रिक्वायरमेंट होती है माइंड की। ये हमको कब मिलता है कि जैसे ही हम स्लीप में जाते हैं। अब स्लीप में जाते ही क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो 2 हिस्से में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। एक अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, उसका अपना अलग रोल होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है, स्लीप का मतलब क्या होता है कि आपके 5 सेंसेस जो हैं वो स्लीप में चले गए, वो डीएक्टिव मोड में चले गए। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो सप्रेस हो गया। तो जैसे ही कॉन्शियस माइंड सप्रेस होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जैसे ही एक्टिव होता है तो ये जो प्राण ऊर्जा की बात हो रही थी, जो वाइटल फोर्स की बात हो रही थी, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत एबंडेंस में है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड था, वो जैसे ही नींद में जैसे ही वो एक्टिव हो रहा था, वो इमीडिएट इस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहा था और अपने आप को चार्ज कर ले रहा था। ये एक नॉर्मल था, नॉर्मल माइंड की बात हो रही थी, जहाँ पे नंबर ऑफ थॉट्स कम थे। अब हो क्या रहा है कि जब नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ गए, तो जितनी भी एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं वो नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ने की वजह से थॉट कंज्यूम कर रहा है। जो माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उसका जो फ्यूल है वो यही लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ थॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो माइंड के लेवल पे ही यूज़ हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि हमारी जो पूरा जो एनर्जी सिस्टम है, आप ये समझिए कि हमारा जो एक फिजिकल बॉडी दिख रहा है ना, ये तो एक है। हमारे 7 शरीर होते हैं, 7 बॉडीज़ होती हैं, जिनमें से ये फिजिकल बॉडी एक है। मतलब हमारे 6 बॉडी और हैं जो नहीं दिखते। अब इसको आप ये समझिए कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ है, एसी है, फ़ैन है, लाइट है, सभी चीज़ के पीछे जो चीज़ विजिबल है, उसके पीछे कोई ना कोई इनविजिबल फोर्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो विजिबल चीज़ चल रही है। एसी चल रहा है तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं दिखता। फ़ैन चलता है तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं दिखता। तो ये जो बॉडी चल रही है किस बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है, किस बायो करंट की वजह से चल रही है। तो यही वो इनविजिबल फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम बायो एनर्जी भी कहते हैं, बायो करंट भी कहते हैं। तो उसी बायो करंट की वजह से हमारी ये पूरी फिजिकल बॉडी चलती है। और जब हम इस बायो करंट की बात करते हैं तो हमको ये भी समझना होता है कि जो पूरा एनर्जी सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो हमारे एनर्जी सिस्टम में, हमारी एनर्जी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसको हम 7 चक्र भी कहते हैं। और उन 7 चक्रों के साथ 72,000 नाड़ीज़ होती हैं जो अटैच्ड होती हैं। अब इसको आप एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझिए कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो करंट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। कहीं ना कहीं सोर्स से जनरेट हो रही होगी और मेन लाइन से वो डायरेक्ट आपके घर तक नहीं आती। मेन लाइन से वो आता है ट्रांसफार्मर तक। क्यों ट्रांसफार्मर तक पहले आता है, क्यों डायरेक्ट आपके घर में नहीं आता? बिकॉज कि वो जो करंट है वो किस क्वांटिटी में आ रही है, कितने वोल्टेज में आ रही है। अगर वो आपके घर की रिक्वायरमेंट उतनी वोल्टेज की नहीं है और डायरेक्ट आपके घर तक आ गया, तो वो आपके चीज़ों को ब्लास्ट कर देगा। आपके जो भी एसी पंखे लगे हुए हैं ब्लास्ट हो जाएगा वो, बिकॉज उतनी वोल्टेज की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ट्रांसफार्मर बीच में इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो उसकी वोल्टेज को रेगुलेट कर पाए। ट्रांसफार्मर अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्टेड है तो वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर ये रेजिडेंशियल एरिया से कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो जितने जहाँ पे ज़रूरत होती है, ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि उतनी ज़्यादा वोल्टेज वहाँ से सप्लाई करे। तो उसी तरीके से हमारे जो सिस्टम है, लाइफ फोर्स एनर्जी आई, ठीक है, फिर वो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं, वो एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करते हैं। एनर्जी आती है और हमारे पूरे, उसको नॉर्मली ये होना चाहिए कि एनर्जी आई है उसको पूरे सेंटर्स में जाना चाहिए और उसके थ्रू हमारे पूरे सिस्टम में जाना चाहिए। पूरे सिस्टम का मतलब हमारे डिफरेंट सिस्टम होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सभी सिस्टम्स हैं जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है चक्रों के थ्रू, एनर्जी सेंटर्स के थ्रू। अब मान लेते हैं कि हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, लेकिन हमको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो घर तक आ रही है वो
सपोज़ हमारा एसी है, उसको एक अलग लेवल वो वोल्टेज चाहिए, एक बल्ब है उसको अलग लेवल ऑफ वोल्टेज चाहिए, फ़ैन है उसको अलग वोल्टेज चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए। उसी तरीके से हमारी जो पूरा सिस्टम है पूरी बॉडी में, हमारे हर सिस्टम को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो हमारा एक कार्डियक सिस्टम होता है जिसको अनाहत नाद भी कहते हैं। एक हार्ट सेंटर होता है जहाँ से जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस सेंटर से हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में और हार्ट सिस्टम में करंट का सप्लाई करती है। तो अब अगर हम देखें कि जब नंबर ऑफ़ थॉट्स ज़्यादा होते हैं तो होता क्या है कि एनर्जी जो आई वो यहीं पे यूज़ हो गई, बिकॉज नंबर ऑफ़ थॉट्स ज़्यादा हैं तो वो माइंड ही उसको यूज़ कर लेता है पूरी एनर्जी को, वो पूरे नीचे तक आने ही नहीं देता। और जब पूरे नीचे तक नहीं आता है तो जैसे ही बीपी की प्रॉब्लम आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो उसके सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा पता है आपको? सबसे फर्स्ट स्टेप में होगा कि आपके हार्ट सेंटर की एनर्जी डिस्कनेक्ट होगी और उसके बाद फिर आपको फिजिकल बॉडी में कोई ना कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ होंगी या बीपी रिलेटेड डिजीज़ होंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिजीज़ होंगी। ये प्रोसेस है कि सबसे पहले बायो इलेक्ट्रिसिटी कटती है उस कंसर्न सिस्टम से रिलेटेड चक्रा की, और जब वो कटता है तो उसकी वजह से फिर उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो हमारे हार्ट सिस्टम में ना पहुंच के माइंड लेवल पे यूज़ हो जा रहा था, और माइंड लेवल पे यूज़ होके वो यहीं पे नीचे आ ही नहीं रहा था पूरे सिस्टम में। उसकी वजह से हमको बीपी और उसके साथ पूरे सिस्टम से रिलेटेड कहीं से भी डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, या कोई तरीका है जिससे हम इसको चेक कर पाएँ कि हमारे पूरे सिस्टम में जो मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी आई है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं, जो हमारी 72,000 नाड़ीज़ हैं उसको चेक कर सकते हैं? तो आंसर है येस। क्वांटम साइंस एक न्यू फील्ड ऑफ साइंस है जिसमें हम सेटल चीज़ों की ही स्टडी करते हैं। मैंने पर्सनली इसमें पीएचडी किया हुआ है क्वांटम मेडिसिन में। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने पूरे एनर्जी बॉडी की स्कैनिंग कर सकते हैं। बायोफील्ड स्कैनिंग बोलते हैं उसको। तो उसकी पूरी स्कैनिंग ले सकते हैं, उसकी पूरी पिक्चर ले सकते हैं, और जिसमें हमको जिस तरीके से MRI CT स्कैन होता है उसी तरीके से हम अपने पूरे एनर्जी बॉडी की स्कैनिंग ले सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे हार्ट सेंटर पे एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो हमको उसमें क्लियर हो जाता है। तो ये जो एनर्जी बॉडी की बात थी वो क्लियर हो जाता है। तो माइंड में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था कि नंबर ऑफ़ थॉट्स बढ़ रहे थे और जो भी एनर्जी मिल रही थी तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं थी, और जब उसके लिए सफिशिएंट नहीं थी तो वो बाकी सेंटर को भी अफेक्ट कर रहा था और ख़ुद तो स्ट्रेस में था ही। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि स्ट्रेस जो फैक्टर है वो बढ़ रहा था। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है ना। ये तो हमें अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात करी कि प्रॉब्लम क्या है, इसका समाधान क्या है। समाधान ये है कि एक तो हम स्पिरिचुअली जाके मेडिटेशन के थ्रू या इस तरह से हम ऐसे एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। बट होता क्या है कि मेरे पास बहुत सारे सीकर्स आते हैं जो पिछले 5 साल से 10 साल से मेडिटेशन में हैं। बट जब मैं उनकी चेक करता हूँ अपने पूरे टेक्नोलॉजी के थ्रू कि किस तरीके से हम उसकी एनर्जी को चेक कर सकते हैं, तो जैसे मैं चेक करता हूँ तो उनकी एनर्जी सेंटर्स में नहीं आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो मेडिटेशन में तो हैं बट उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एट गोल्डन वेलनेस हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे हम लाइव क्वांटम मेडिसिन के थ्रू, क्वांटम साइंस के थ्रू लाइव कुछ ऐसा होता है कि हम साउंड मेडिसिन के थ्रू इस कॉस्मिक एनर्जी को जागते हुए, हमको स्लीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जागते हुए हम इस पूरे कॉस्मिक एनर्जी को, लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने पूरे सिस्टम में एंटर करा सकते हैं। और ट्रीटमेंट से पहले कितनी एनर्जी हम कैरी कर रहे थे और ट्रीटमेंट के बाद, जस्ट बाद, कितनी एनर्जी में एक्सपेंडेशन हुआ है, इसको हम अगेन टेक्नोलॉजी के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। नाउ इट्स पॉसिबल टू मेज़र दिस वोल एनर्जी सिस्टम। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है विच इज़ अ रशियन टेक्नोलॉजी जो क्रिलियन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये हमारे पास है जिससे हम इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और एनर्जी मेडिसिन के बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी लेवल कितनी बड़ी है। मतलब ये जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रीटमेंट के पहले क्या था और ट्रीटमेंट के बाद क्या है, वो हम देख सकते हैं। और उसका रिज़ल्ट ये आता है कि जैसे ही हमारे पूरे सिस्टम को इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ बायो फोर्स या लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री होने लगता है, सेटल होने लगता है, इरिटेशन उसमें से गायब होने लगते हैं,
और जो माइंड का फैक्टर था वो सेटल होने लगता है। दूसरे कॉज की बात करें जो कि ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से थी, तो डेंसिटी क्यों बढ़ती है? अब इसका कनेक्शन आपके फूड हैबिट से है, बिकॉज हमारी जो कॉम्बिनेशन थी वो माइंड एंड बॉडी थी। तो अभी तक हमने माइंड की बात करी है। बात अगर हम करें बॉडी की, तो बॉडी में क्या है कि बॉडी को हम फीड कराते हैं फूड के थ्रू। अब हम जिस क्वालिटी की फूड लेते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम एसिडिक फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में अनवांटेड जितनी हमको ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में थिकनेस बढ़ने लगती है। ऑयल्स की वजह से या फैटी चीज़ों की वजह से उसकी थिकनेस गाढ़ी होने लगती है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे फूड हैबिट्स कि हम क्या फूड फीड करा रहे हैं इस फिजिकल बॉडी को, जिसकी वजह से उसकी ब्लड डेंसिटी बढ़ जाती है। और तीसरा जो कारण था ब्लॉकेज बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि इसके पीछे रीज़न ये है कि जितने भी हम एसिडिक चीज़ें लेते हैं या कोई भी हम जो आर्टिफिशियल चीज़ें लेते हैं, टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो आर्टरीज़ हैं वो इन टॉक्सिक चीज़ों के लिए नहीं बनी है। नेचर ने जब हमारी पूरी बॉडी को बनाया था तो उसमें नेचुरल चीज़ों के लिए बनाया था वो, ताकि उसमें नेचुरल चीज़ें फ़्लो हों। लेकिन जैसे ही हम आर्टिफिशियल चीज़ें लेते हैं, एसिडिक चीज़ें लेते हैं, टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं, तो उसकी जो आर्टरी की जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। और जब वो डैमेज होती है तो उसकी जो सरफेस है वो रफ़ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। और खुरदरा होने की वजह से हमारे ब्लड में अगर वो फैट की अगर मात्रा ज़्यादा है या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो वो जाके उस जगह पे स्टिक होने लगता है और उसकी वजह से ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो ब्लॉकेज बनना और ब्लड की डेंसिटी, ये दोनों जो है वो हमारे फूड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो गोल्डन वेलनेस में हम क्या करते हैं कि बीपी को कंप्लीट रिवर्स करने के लिए एक तो हमारा माइंड फैक्टर है, जिसमें हम क्वांटम मेडिसिन के थ्रू माइंड वाले फैक्टर को सेटल डाउन कर देते हैं। और जो हमारी फिजिकल बॉडी की फीडिंग वाली जो इश्यूज़ हैं, इसके लिए हमारे पास मेडिकल न्यूट्रिशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम पर्टिकुलरली पर्सन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड, उसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से हम कस्टमाइज्ड उसको मेडिकल न्यूट्रिशन बेस्ड उसकी प्रॉपर फूडिंग हैबिट पे काम करते हैं। और एग्जैक्टली किस तरीके की फूड उसको लेना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये सब पूरा प्लानिंग डिटेल में होता है। और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान जो कि मेडिकल न्यूट्रिशन बेस्ड प्लान होता है, जैसे उसको हम फॉलो करते हैं, ग्रेजुअली हमारा पूरा सिस्टम ठीक होने लगता है। अब आप देखोगे कि जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे, ये कैसे रिवर्स होगा? अगर आप चाहोगे, आप सोचोगे कि जो मेरी लाइफस्टाइल है उसको तो मैं वैसे रखूँगा, ना तो मैं अपने फूड हैबिट पे कोई चेंज करने वाला, ना मैं अपने माइंड लेवल पे कोई चेंज करने वाला, बस मैं इसको सोचूं कि एक मेडिसिन में लेके उसको मेंटेन करता रहूं, तो गाइज इसमें एक बात समझना कि मेडिसिन लेने से टेम्परेरी तो आपका ब्लड प्रेशर आपको लगता है कि वो मैनेज हो गया है, मेंटेन हो गया है, बट लॉन्ग टाइम में उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसा मुझे एक भी पेशेंट बताइए जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, जिसको हार्ट अटैक आया है और वो मेडिसिन नहीं ले रहा था। कोई एक ऐसा केस बता दीजिए जिसको स्ट्रोक आया है और वो मेडिसिन नहीं ले रहा था। तो आप देखेंगे कि सारे केसेस में मेडिसिन तो सब ले ही रहे थे ना। तो अगर मेडिसिन से ये ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता तो फिर बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए हमको आना पड़ता है नेचर की शरण में। और जैसे हम नेचर में आते हैं, नेचर हैव द कैपेसिटी टू हील एवरीथिंग, जिसमें हम ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर पाते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर अभी डिटेक्ट हुआ है या काफ़ी टाइम से आपको ब्लड प्रेशर है, इसको ठीक होने में जनरली 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कितना हैवी वेट है, कितनी उसकी लाइफस्टाइल है, कितना जल्दी वो चीज़ों को अडॉप्ट कर पाता है। बट आप एक बात समझना कि अगर आपको हेल्थ चाहिए तो बिना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के आप हेल्दी नहीं हो सकते। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिस इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन दिस वर्ल्ड। मतलब ये इंसानों के मरने के पीछे सबसे पहला कारण है। आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको टॉप 10 कॉज में जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर दैट मीन ब्लड प्रेशर कॉजेज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, तो ये आपको सबसे टॉप में मिलेंगे, स्ट्रोक एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। तो ये 2 कॉज हैं जो टॉप फर्स्ट एंड सेकेंड कॉज हैं डेथ के। तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से हमको लगता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको हम पिल लेके मैनेज कर सकते हैं,
बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आप इसमें कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स विद द टाइम, दवाइयों के डोजेस बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे। तो इसको जब तक हम लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और जैसे हम लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, जो इसको हमारी पूरे सिस्टम को सच में जो चाहिए, जैसे हम उसको वो देते हैं, ब्लड प्रेशर रिवर्सल हो जाता है, बहुत अच्छे से रिवर्स हो जाता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत हैप्पी हैं आज के टाइम पे ब्लड प्रेशर को नेचुरल रिवर्स करके। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम यहाँ पे गोल्डन वेलनेस में करते हैं वो ये है कि जब हम ब्लड प्रेशर रिवर्सल करते हैं तो ब्लड प्रेशर तो रिवर्स हो जाता है, बट उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सॉर्ट आउट हो जाती हैं और फ्यूचर में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसका भी रिस्क बहुत कम हो जाता है। सो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो आप गोल्डन वेलनेस में आ सकते हैं, जो कि शंकर नगर रायपुर में है। और अभी चूँकि कोविड का टाइम चल रहा है तो हम यहाँ पे ऑफलाइन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। तो जैसे भी आपको चाहिए उस तरीके से आप मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ के डिटेल्स दे दूँगा, तो उसमें आप जाके और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड बॉडी दोनों को अचीव कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज़ मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और डालने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेंगी एक अच्छे हेल्थ को अचीव करने में। हम यहाँ पे काम करते हैं मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल लेवल पे, लाइफस्टाइल डिजीज़ पे एंड माइंड के पूरे इश्यूज़ पे। तो इस तरह की और वीडियोस आते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन हिट नहीं किया तो उसको हिट कर दो, बिकॉज़ जो भी वीडियोस आएँ ताकि वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर फाइनली पसंद आया आपको तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। अगर इसके बाद भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हो और कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। मैं बिल्कुल सारे कमेंट को ध्यान से पढ़ के और उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ विद द टाइम। सो गाइज़, मिलते रहेंगे इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।